जो डिमोटिवेशन का फेज़ था वो 2019 से स्टार्ट हो गया था आफ्टर माय पीजी, क्योंकि जॉब ऑप्शन इतने अच्छे मिल नहीं रहे थे। तो मतलब आई वाज़ लाइक कि क्या ही हो रहा है, ये लाइफ में सब कुछ इतना डाउन डाउन जा रहा है। ऊपर से पेरेंट्स भी थोड़ा टोन्ड करने स्टार्ट कर देते हैं कि क्या कर रहे हो घर पे, टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना जॉब ऑप्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसी वजह से फिर मैंने एक हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट पे ज्वाइन किया था। बट फिर कोरोना आ गया, वापस से मैं अपने घर पे वापस आ गई। फिर से सेम स्टोरी। तो उस टाइम पे मैंने सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। मतलब आप जब बाहर से मोटिवेशन लेते हैं ना, वो बहुत टेम्परेरी होता है। आपके लिए सिर्फ 1 या 2 दिन का वो मोटिवेशन होता है, लेकिन जो आपके अंदर से मोटिवेशन आके होता है ना, वो रहता है जो आपको पूरा हेल्प करता है थ्रू आउट योर जर्नी। Hello, aspirants. A very warm welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I'm Twinkle Ganwar, your host for today, and we're in conversation with Ishu. With her interesting story, we'll get to know a lot more, all that you want to know. So, hi Ishu, हाय मैम, how are you? गुड। आप कैसे? बहुत बढ़िया. Thank you so much पहले तो आप हमारे लिए टाइम निकाल के आए प्लेजर मैम। to tell me your story. So, आपकी स्टोरी जाने से पहले थोड़ा सा of course we'll get to know about you. तो मैं चाहती हूँ पहले आप हमें बताएं अपने बारे में थोड़ा. आई बिलोंग टू मेरठ सिटी मैम, एंड आई कंप्लीटेड बी फार्मा एंड एम फार्मा। तो बिल्कुल ही बैंकिंग से अलग है। एंड आई क्रैक्ड SBI PO, IBPS PO एंड IBPS क्लर्क दिस ईयर, एंड नाउ आई एम हियर विद यू मैम। ओके, सो आपका ये हमेशा से ड्रीम था कि यू वांटेड टू गेट इनटू बैंकिंग, या फिर हाउ डिड इट केम टू यू? मतलब मैंने कभी गवर्नमेंट जॉब का मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बल्कि मुझे तो बहुत स्टूपिड लगता था कि इतने टाइम तक लोग प्रिपेयर करते रहते हैं जिसका आउटपुट भी आपको कंफर्म नहीं होता है। तो लेकिन उसके बाद जब कोविड आया था 2020 में, उससे पहले मेरा PG कंप्लीट हुआ था, एंड कोई भी सेटिस्फैक्ट्री मुझे ऑप्शंस मिले ही नहीं थे कि मैं आगे अपना स्टडी में कंटिन्यू करूँ करियर का। और फिर एक होता है ना कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आपके हमेशा होता है कि प्राउड में लैग कर रहे हो आप। मतलब आप उनकी बातों से समझ में आ जाता है कि अभी आपने इतना अचीव नहीं किया है जितना आपको करना चाहिए। और कोई भी अगर ऐसे पूछता था ना अननोन कि आपकी बेटी क्या कर रही है, मैं प्राइवेट जॉब कर रही थी उस टाइम पे, तो ऐसे हाँ कर रही है कुछ ऐसे करके। तो मतलब मुझे बहुत गलत लगता था कि मतलब कर तो रही हूँ बट वो नहीं कर रही हूँ, उनके लेवल का नहीं कर रही हूँ। तो फिर मैंने तब स्टार्ट किया था कि हाँ मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में देखते हैं, ट्राई करते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं वहाँ पर। फिर बैंकिंग का ये था कि आपकी टाइम वेस्ट नहीं होता है इतना प्रिपरेशन में, क्योंकि आपको पता होता है कि 6 एग्ज़ाम्स हैं और इस मंथ में नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना है। फिर थोड़ा सिलेबस देखा और उस टाइम पे RRB का नोटिफिकेशन आया हुआ था, तो उस वजह से मैंने प्रिपेयर किया बैंकिंग के लिए। और आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए? मैंने 2021 में इस सीरियसली स्टार्ट कर दिया था, तो ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट था. सो आपके पास तो वास्ट एक्सपीरियंस है टू शेयर विद अस. कितने अप्स एंड डाउन्स थे और आपने कैसे कैसे चेंजेस लाए, और व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी थ्रू आउट द 3 years? सो सिंस आपके 3 पास्ट अटेम्प्ट्स थे, तो देयर वर डेज आई एम श्योर वेयर यू वर नॉट मोटिवेटेड इनफ टू गो फर्दर विद इट. आपका मन नहीं किया होगा कि अब नहीं करना. सो उन दिनों में आपने अपने आप को कैसे वापस लाया? जो डिमोटिवेशन का फेज़ था वो 2019 से स्टार्ट हो गया था आफ्टर माय PG, क्योंकि जॉब ऑप्शन इतने अच्छे मिल नहीं रहे थे। तो मतलब आई वाज़ लाइक कि क्या ही हो रहा है, ये लाइफ में सब कुछ इतना डाउन डाउन जा रहा है। ऊपर से पेरेंट्स भी थोड़ा टोन्ड करने स्टार्ट कर देते हैं कि क्या कर रहे हो घर पे, टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना जॉब ऑप्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसी वजह से फिर मैंने एक हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट पे ज्वाइन किया था। बट फिर कोरोना आ गया, वापस से मैं अपने घर पे वापस आ गई। फिर से सेम स्टोरी। तो उस टाइम पे मैंने सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। मतलब आप जब बाहर से मोटिवेशन लेते हैं ना, वो बहुत टेम्परेरी होता है। आपके लिए सिर्फ 1 या 2 दिन का वो मोटिवेशन होता है, लेकिन जो आपके अंदर से मोटिवेशन आके होता है ना, वो रहता है जो आपको पूरा हेल्प करता है थ्रू आउट योर जर्नी। तो फिर उसके बाद मैंने जब स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए हैं प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में ही। पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव थिंकिंग हो गई है, कंसिस्टेंसी हो गई है, पंक्चुअल हो गई हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे चेंजेस आए हैं। तो मतलब आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, जो भी आपका एम होता है, तो आपको ना रियलाइज़ होना चाहिए कि आपका पीस है उसमें। यू शुड फाइंड योर पीस विद इन योर एम। अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो आप ना बहुत प्रेशराइज फील करोगे।
आपको इतना प्रेशर लगेगा, फिर आप मोटिवेशन बाहर से ढूंढोगे कि नहीं हो पा रहा है, ये वो 2 दिन करोगे, तीसरे दिन छोड़ दोगे, कंसिस्टेंसी नहीं रह पाएगी। तो आपको पीस ढूंढना है अपने एम में, चाहे वो बैंकिंग हो या फिर कोई अदर ऑप्शन हो। तो लेकिन जब आपको पीस मिल जाएगा ना, आप खुद मोटिवेट होगे कि आज नहीं किया कल मैं ऐड कर लूँगी, ये टारगेट कल करना है, कल नहीं किया परसों कर लूँगी, बट आप करोगे। और ये आप करोगे ही नहीं, क्योंकि बहाना मिलेगा ही नहीं। आपने सुबह नहीं किया, आप दोपहर में करोगे, दोपहर नहीं किया आपने शाम में करोगे, शाम में नहीं किया पर आप रात में करोगे, बट आप करोगे ज़रूर। तो इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आपने कोई फॉलो किया है टाइम टेबल। तो क्या आपका कोई टाइम टेबल रेगुलर था? अगर था तो प्लीज़ शेयर इट विद अस। एक तो मैं नाइट आउल हूँ, मुझे सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग मैंने पूरा अपना टाइम टेबल किया था। मेरा सब कुछ फिक्स रहता था कि इंग्लिश में मुझे रीडिंग करना है, 2 आर्टिकल मुझे रीड करने ही करने हैं, और फिर मुझे मॉक देना है, 2 प्रीलिम्स के मॉक देने हैं, मेंस की प्रैक्टिस करनी है। मेंस का मैं वीकेंड पे देती थी मॉक, और फिर मुझे क्वांट की प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, और जीए की मुझे एक वीडियो देखनी है। जीए का मैंने स्टार्टिंग में इतना वो नहीं दिया था, मतलब उसको प्रेफरेंस नहीं दी थी इतनी। तो ये मेरा फिक्स रहता था कि इतना मुझे करना ही करना है, तो मेरा ये रूटीन रहता था। मतलब ऐसे टाइम फिक्स नहीं था, बट क्वांटिटी फिक्स थी कि इतना करना ही करना, टारगेट फिक्स थे, टारगेट फिक्स करना ही करना ही करना, चाहे सुबह हो शाम, मतलब ये मैंडेटरी है, ऐड कर सकते हो आप। ऐड कर सकते। तो आप ऑलमोस्ट एवरी डे आप कर हाँ, मैं ये करती अच्छी। हाँ, मेरा हो जाता था। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे क्योंकि आपका बहुत अच्छा टारगेट सिस्टम था एवरी डे का। तो हम शुरुआत करेंगे प्रीलिम्स से। ठीक है। हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि प्रीलिम्स के लिए कैसे अप्रोच करें। दिस इज फॉर द एस्पिरेंट्स। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट से। आपने उसके लिए क्या अप्रोच रखी, आपने क्या कंटेंट पढ़ा और आपने उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया, ये जानना चाहते हैं। इंग्लिश में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो रीडिंग होती है। रीडिंग आपको मस्ट है, मतलब रीडिंग आपको करनी ही करनी है। अब अगर आप आर्टिकल से स्टार्ट कर रहे हो तो मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप इजी जो आर्टिकल्स आते हैं ना उनको रीड कर लो, या फिर अपने इंटरेस्ट में, मान लो आपको मूवीज़ में है, स्पोर्ट्स में है, तो पहले आप वो वाले आर्टिकल्स कर लो। फिर जब आपका इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप हो जाएगा उसके बाद आप क्या करो, आप फिर बैंकिंग के स्टार्ट कर दो, या फिर जो हॉट टॉपिक्स चल रहे होते हैं उनको स्टार्ट कर दो। देन वो कैब बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश में। जो भी आप आर्टिकल रीड कर रहे हो और फिर जो भी उसमें वर्ड आ रहा है जो आपको मीनिंग नहीं पता है, तो फिर आप उसको गूगल करो। और नोट तो मैं नहीं करती थी क्योंकि फिर पढ़ते नहीं है, डायरी में नोट कर लेते हैं, उसको पढ़ते नहीं है। तो फिर अगर वो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, डेली रिपीट हो रहा है, पर मैं डेली उसको सर्च करती थी जब तक उसको मुझे मीनिंग याद नहीं हो जाता था। ये था। और फिर एक बुक भी है, हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर, वो भी मैंने रीड किया है कि आप, क्योंकि उसको फिर वो मेंस में हेल्प करती है ना आपको, क्योंकि प्रीलिम्स में तो थोड़ा इजी पैसेज आ जाता है, इजी लैंग्वेज होती है, बट मेंस में थोड़ा मॉडरेट हो जाता है। तो फिर मैंने वो बुक भी पढ़ी हुई है। रीडिंग हो गया और वोकैब, और अगर आपका ग्रामर इतना स्ट्रांग नहीं है तो 120 रूल्स भी आते हैं जो निमिषा मैम का इनिशिएटिव है, तो फिर वो भी किए थे मैंने, क्योंकि जो आपका ग्रामर होता है ना वो आपको काफ़ी हेल्प कर देता है इंग्लिश के सेक्शन में। उससे आपका प्रीलिम्स में भी हेल्प होगा, मेंस में भी हेल्प होगा, प्लस डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प होगा, क्योंकि वहाँ पे AI चेक करेगा और आपको ग्रामेटिकल जो भी एरर होगी आपका मार्क्स कट जाएगा। तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ऑफ ग्रामर, बेसिक नॉलेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। और अब हम आगे बढ़ेंगे रीजनिंग पे। उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया एंड वाज इट योर फेवरेट टू? माय फेवरेट। बट इस बार कहा जा रहा है कि बहुत टफ आया था एग्जाम, तो आपने कितने मार्क्स उसमें अटेन किए और कैसे उसको एनालाइज किया कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं? प्लीज वो स्ट्रैटेजी भी बताइएगा। देखिए, आपने उससे पहले 2 अटेम्प्ट्स दिए, उसके कंपैरिजन में कह रहे हैं टफ था इस बार, तो आपने उसके लिए कैसे मैनेज किया? रीजनिंग तो फेवरेट होना ही चाहिए, जिसका भी नहीं है ना वो फेवरेट बना लो उसको, क्योंकि वो काफ़ी स्कोरिंग होता है, मेनली इन प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका सेलेक्टिव टॉपिक होते हैं, मतलब जो भी कोर्स है वो आपको कंप्लीट करना है, एंड पजल्स में आपको अच्छे से करना है, क्योंकि पजल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स में। एंड एक चीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो एक्यूरेसी होती है, क्योंकि मेरे साथ मेनली होता था, मेरा मॉडरेट शिफ्ट में हो जाता था एग्ज़ाम, तो उसमें ना मॉडरेट में आपके इतने अटैम्प्ट नहीं हो पाते, बट अगर आपकी एक्यूरेसी है तो आपके मार्क्स जो एनहेंस होके आते हैं। मेरे प्रीलिम्स में काफ़ी बार मेरे एनहांस होके आए हैं मार्क्स रीजनिंग में, तो वो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेरे लिए। मतलब मेरे प्रीलिम्स मोस्टली रीजनिंग की वजह से निकल जाते हैं, और मेरे सारे प्रीलिम्स निकले हैं 2023 में भी और 2022 में भी। सो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, थर्ड टाइम में आपके कंपैरिजन करें तो फर्स्ट और सेकंड से ज़्यादा मार्क्स आए थे, कम आए थे? मेंस में मेंस का हार्ड आया था रीजनिंग। मेंस में ये होता है कि हर एक पैटर्न फॉलो होता है, हमेशा ना वो 2 सब्जेक्ट को मॉडरेट रखेंगी और 2 सब्जेक्ट को थोड़ा हार्ड कर देंगी।
तो ये लास्ट आपने एनालाइज किया आउट ऑफ द 3 हाँ मैंने सेल्फ एनालाइज किया ये। सेल्फ एनालाइज ऑफ कोर्स। तो लास्ट ईयर क्वांट और जीए थोड़ा हार्ड था और उन्होंने रीजनिंग थोड़ा नॉर्मल रखा और इंग्लिश को थोड़ा नॉर्मल कर दिया। इस बार कर दिया रीजनिंग को टॉप नॉच कर दिया, क्वांट को स्कोरिंग कर दिया और जीए को थोड़ा नॉर्मल रखा है, इंग्लिश को मॉडरेट कर दिया। तो ये हमेशा होगा आपके साथ कि आपको 2 हमेशा मॉडरेट देंगे, 2 हार्ड देंगे। तो आपको ऐसे सोच के नहीं जाना है कि इसमें अच्छा कर जाऊंगी ये वो, तो आपको सब में ही प्रिपेयर करना है और वो फिर आपकी डेस्टिनी है कि आपका किस में आ जाए, पर आपको सबको प्रिपेयर करना है, सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है। अब आएंगे हम कॉन्स पे। उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? और आप जैसे बताते हैं कि एवरी डे यू यूज्ड टू इंक्लूड समथिंग फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट, हाँ। तो इसको आप कितना टाइम देते थे और कितना टाइम आपके हिसाब से देना ज़रूरी है प्रीलिम्स? मैंने टाइम से कभी प्रिपेयर नहीं किया है, मतलब मेरा फिक्स होता था कि मुझे इतनी प्रैक्टिस करनी है, 2 पीडीएफ है उसको क्वांट को प्रैक्टिस करनी है और 2 मूक देने हैं प्रीलिम्स में, तो उसमें सेक्शनल ऐड हो जाएगा आपका क्वांट। तो फिर मतलब प्रैक्टिस करनी है और क्वांट का वो देना है, मूक देना है। और मेंस में मैं मेनली मेंस डीआई करती थी, उसी से ही अर्थमेटिक भी क्लियर हो जाता था, मतलब जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं। तो फिर मैंने अलग से तो कुछ भी नहीं किया था ऐसे, बस मेंस का डीआई और प्रीलिम्स की प्रैक्टिस और मूक। परफेक्ट। सो यही आप सजेस्ट करोगे एस्पिरेंट्स को भी? सबका अलग अलग माइंडसेट भी होता है कि अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो फिर आपको वो स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो देन यू शुड क्रिएट योर ओन स्ट्रेटजी। तो आपने हर साल कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़े थोड़े चेंजेस लाए होंगे, यस राइट? थर्ड ईयर तक यू वर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्ट्रैटेजी, ये थर्ड ईयर की स्ट्रैटेजी थी हाँ। आपकी। सो ये तो थी हमारे प्रीलिम्स की तैयारी। अब हम आगे बढ़ेंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू यू जो कि हर एस्पिरेंट्स को याद रखने ज़रूरी है, दैट हेल्प्स देम टू क्रैक द एग्जाम। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हिसाब से? कि कंसिस्टेंसी इज द मेन की इन द प्रिपरेशन। मतलब आपको डीमोटिवेशन तो होते हैं, बहुत बार होते हैं कि रिजल्ट के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा होता है जब आपका नेगेटिव रिजल्ट आता है, तो लेकिन अपनी सराउंडिंग ऐसे आपको पॉजिटिव रखनी चाहिए ना, कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो भी नेगेटिव है कि आपसे नहीं हो पाएगा। मेरे उनका जानने वाला था, उसने 6 महीने में निकाल लिया, तो आप तो बहुत धीरे हो, कट ऑफ, सीधा कट ऑफ। आपको सिर्फ पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना है अपने आसपास, और ऐसे ही फ्रेंड जो आपको इनकरेज करी, और फैमिली आपको जब आपकी मेहनत दिख जाती है ना फैमिली को, तो फिर वो आपको खुद ही इनकरेज करने लग जाते हैं। वो बोल देता है कि काम छोड़ो, आप अपनी पढ़ाई करो, सब कुछ जो भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी सराउंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो और जैसे कि मैंने बोला ना कि आपका एम होना चाहिए, तो एम जब तक आपका होगा ना तो आपको खुद ही मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं मुझे करना है। और उस एम में पीस, एम में पीस, दैट इज लवली। वो आपने बहुत अच्छी एक स्टेटमेंट दी है। आई Thank होप you. एस्पिरेंट्स विल अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। हाँ, उस एम में एक पीस होनी चाहिए। और वो आपने कैसे ढूंढी? वो मैं खुद ही मुझे थॉट्स थोड़ा लिखने की आदत है ना, तो इस वजह से। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो आपने हमें बताया अपना डेली टाइम टेबल के बारे में कि आप इन्वॉल्व करते थे हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा, इट डिडंट डिपेंड ऑन टाइम, जनरली टारगेट बेस। तो आपने क्या कभी वीकली टारगेट्स भी रखे हैं? वीकेंड में क्या होता था, मंडे टू थर्सडे प्रीलिम्स का जैसे आपने थोड़ा ज़्यादा उस पर फोकस कर लिया, फिर आप फ्राइडे को मेन स्मोक लगा लो, क्योंकि मेन स्मोक में थोड़ा टाइम लगता है और उसको एनालिसिस करने में भी टाइम लगता है। तो फ्राइडे एंड सैटरडे को आप मेंस का मूक दो, एंड संडे में अपना थोड़ा हॉबी का जो भी है उसको आप कैरी ऑन करो, लेकिन अपना रिवाइज कर लो, जनरल अवेयरनेस आपका रिवाइज कर लो। संडे को आप 2 चीज़ कर लो, एक अपना हॉबी और एक अपना जनरल अवेयरनेस। ऐसे मैंने पूरा वीक मेरा वो था। So you had weekly targets as well. as well. So इनमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो याद करना, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपकी क्या टेक्निक थी रिवाइज और रीडिंग? मतलब अगर आप खुद से कर पा रहे हैं, मान लो कि आपने पढ़ा और आप खुद से कर पा रहे हैं वीकेंड पे, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, आपका मैनेज नहीं हो पाता, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना उसके साथ साथ भी, प्रिपरेशन के साथ साथ आप कभी कभी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप अपने टीचर्स को ऐसे या फिर एजुकेटर को ऐसे फॉलो करो कि वो आपको रिवाइज कराएं। कोई एजुकेटर होते हैं जो वीकेंड पे सेशन लेते हैं और फिर वो रिवाइज करा रहे हैं, तो आप उनको फॉलो कर लो अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ वीडियो देखनी है, बट आपको करना है, कैसे भी आपको करना है। Either you pick somebody या फिर अपने खुद ही सेल्फ मोटिवेशन से रिवाइज करो। बट ये आपकी हेल्प किया, आपने हमेशा टीचर्स को ही? जब मैंने 2022 में फिर मैंने 2023 में टीचर भी चेंज किए थे एक, क्योंकि 2022 में क्या टीचर सब अच्छे होते हैं, बट आपको अपनी ट्यूनिंग बिठानी होती है ना। Absolutely.
हाँ, मतलब आपको अपने रिजल्ट को एनालाइज करना होता है कि आपको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और आपको किसकी बात है समझ किसकी बातें आपको समझ में आ रही है। आप वो पीयर प्रेशर में नहीं रह सकते हो कि उनके इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं या फिर सब बच्चे उन्हीं से पढ़े तो आपको भी उनका समझ में आ जाएगा। ये नहीं होता है। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग देखनी है, अपना रिजल्ट देखना है और अपना फोकस देखना है। तो जिससे आपको समझ में आ रहा है आप उससे पढ़ लो। तो मैंने भी पीयर प्रेशर में अपना पूरा 1 साल वेस्ट किया है और मेरा मेंस ही नहीं निकला था क्योंकि जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन था ना हमेशा रह जाता था मेरे सारे मेंस में। तो देन मैंने टीचर स्विच किए थे एंड फिर इस बार मेरे निकल गए तीनों एग्जाम। तो ये था आपका प्रीलिम का तैयारी। उसके अलावा आपने कैसे रिवाइज किया, रिटेन किया। पर अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ मेंस, जो कि ऑफ कोर्स दोनों में काफ़ी ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हैं, बट प्रैक्टिस और काफ़ी अपना सिलेबस भी बहुत वास्ट हो जाता है यहाँ पर। सो इसकी प्रिपरेशन भी रिग्रेस रहती होगी। तो इसके लिए आपने इंग्लिश के लिए क्या डिफरेंट किया फ्रॉम प्रीलिम्स? मेंस के प्रिपरेशन आपको प्रीलिम्स के साथ ही करनी पड़ती है। मेंस क्योंकि मेंस में और प्रीलिम्स में आपको इतना टाइम नहीं देते हैं कि आप मेंस की तैयारी अलग से स्टार्ट कर दो प्रीलिम्स के बाद। तो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना उसी डे से आपको मेंस और प्रीलिम्स को साथ ही लेके चलना पड़ता है। आप मूव को वीकेंड पे लगा लो बट प्रैक्टिस आपको डेली करनी होती है और जनरल अवेयरनेस तो डेली करनी ही है। तो इंग्लिश का भी मेनली यही रहता है कि रीडिंग तो आपको मस्ट करनी है और उसके साथ आपको मूव देना है मेंस में। जब भी आपको टाइम मिल रहा है तो फिर उसके बाद आपको एनालाइज करना है कि आपका जो एक्यूरेसी है वो किस टाइप के क्वेश्चंस के साथ ज़्यादा सेट हो रही है और आपका जो गलत क्वेश्चंस कौन से हो रहे हैं। तो जो आपके गलत हो रहे हैं वो आप एग्जाम में स्किप कर सकते हो और जो आपकी अच्छी एक्यूरेसी है जिसमें 100% आप कह रहे हैं आपसे वही अटैम्प्ट करो। और गैस वर्क आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कभी कभी होता है पॉइंट में भी आपके रह जाते हैं, पॉइंट से आप रह जाते हो, पॉइंट से आप रिजर्व लिस्ट में आ जाते हो। तो वो गैस वर्क आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इंग्लिश में ना मोस्टली एस्पिरेंट गैस वर्क करते हैं इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में। तो वो आपको अवॉइड करना है और ये आपको मॉक से ही पता चलेगा कि आपके कौन से स्ट्रॉन्ग एरिया है कौन से वीक एरिया है। जितने ज़्यादा मॉक उतने ज़्यादा अंडरस्टैंड हाँ जी। हाउ एंड वेयर यू स्टैंड। हाँ जी। तो आपने भी बहुत सारे मॉक्स दिए हैं। हाँ, और सबसे हार्ड वाला ही मैं चूज़ करती थी इजी पर नहीं जाती थी। तो क्योंकि अगर आप इजी करोगे और फिर एग्जाम में आपको कुछ भी मॉडरेट हो गया आप पैनिक हो जाओगे कि मैंने इस लेवल की प्रिपरेशन नहीं की है। तो यू गो फॉर द वर्स्ट ऑलवेज। एंड ये आपने कौन से ये वाली टेक्निक आपने कौन से साल से शुरू करी थी? इट वाज सेकंड अटेम्प्ट आफ्टर? हाँ, सेकंड अटेम्प्ट आफ्टर। उसके बाद यू रियलाइज लेट्स पुश हार्डर, हाँ, लेट्स पुश हार्डर। हार्ड वर्क। ब्यूटीफुल। अब आप आएंगे रीजनिंग पे अगेन। तो रीजनिंग के लिए आपने और कितनी मेहनत करी है? वो पजल्स बहुत टफ आती हैं और इस बार तो बहुत ही टफ आई थी। तो आपने कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाई टू क्लियर दैट एग्जाम, क्लियर दैट सेगमेंट? कितने क्वेश्चंस आंसर किए उसमें आपने? पजल्स में मुझे मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया भी है पजल्स। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पजल बनाना। आई एम एंजॉइंग द पजल्स। जब भी मुझे पढ़ने का मन नहीं होता पजल बना लेते हैं, कुछ नहीं करना था फिर उस पजल के साथ। लेकिन अभी ना कभी कभी होता है कि एग्ज़ाम आपको बिल्कुल टॉप नॉच दे देता है, तो पजल नहीं बन पाए थे इस बार मुझसे। तो मतलब मुझे था कि अगर मुझसे नहीं बन पा रहा है ना तो और लोगों से भी नहीं बनेंगे तो उसके बाद फिर जो कुछ ना कुछ तो वो देगा एग्जामिनर कि आप कुछ ना कुछ तो करोगे, कैसे ना कैसे आपको सेक्शनल निकाल देगा, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में वो जीरो तो नहीं देगा ना आपको। तो बस वो आपको एक क्वेश्चन ढूंढते हैं और वो उनको सॉल्व करना है कि कौन से वो क्वेश्चन है कि जो मैं बस सेक्शनल निकाल लूँ, बाकी स्कोरिंग मैं अदर सब्जेक्ट से कर लूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया ना 2 मॉडरेट देगा और 2 वो ठीक लेवल के देगा जो आप स्कोर कर लोगे जिसमें, और डिस्क्रिप्टिव तो है ही पीयू में, वो तो स्कोरिंग होता है। सो रीजनिंग वाला सिंस पजल्स आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो देखकर आप पैनिक कर रहे थे उस वक्त एग्जाम? वो तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है ना मॉक से कि आप जब भी आप मॉक दो ना आप ऐसा ही माहौल सेट करो कि आप एग्जाम में बैठे हो। आप ये मत सोचो आप मॉक दे रहे हो आप घर पे पॉज कर लो और नीचे जाके पानी पी के आ गए ऊपर। ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल एग्जाम का माहौल ही आपको क्रिएट करना है अपने आसपास उसी प्रेशर से कि मुझे मॉक दे रही हूँ, मतलब मैं एग्जाम हॉल में बैठी हूँ। तो वो मैंने अपना हैबिचुअल कर लिया था अपना माइंड को कि अगर मॉक के टाइम पे तो मुझे एग्जाम में भी वही फीलिंग आ रही थी, नहीं बन रहा स्किप नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट प्रैक्टिस हेल्प्ड यू। उस वक्त आपने ऐसी फेवरेबल कंडीशंस रखी थी कि आप प्रेशर में रह के एग्जाम, और सारे अपने क्वेश्चंस भी मैंने एनालाइज कर लिए थे कि मेरी एक्यूरेसी किन में अच्छी है। जिससे मेरी एक्यूरेसी अच्छी है मैं सिर्फ वही अटेम्प्ट करती थी, और जो मेरे गलत होते थे एग्जाम में मैंने कभी अटेम्प्ट नहीं किए, कभी गेस वर्क नहीं नहीं कभी। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वांट के लिए अगेन। अब जैसे कि इस पे भी वास्ट सिलेबस आ जाता है एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू रिटेन। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि बताया काफ़ी लोगों ने कि स्क्वायर रूट ये वो एक्स वाई जेड, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू नो एंड रिटेन।
तो उसके लिए आपने कैसे प्रैक्टिस किया और उसके लिए क्या आपकी टेक्निक थी? मतलब मैंने कभी रटा नहीं है इन सब चीज़ों को। मतलब मेरा मेरा ये मानना है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये चीज़ खुद लर्न हो जाएंगी। आप प्रैक्टिस कर लो। आप ऐसे मतलब अपने आप पे प्रेशर मत डालो कि मुझे अब ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। सब कुछ प्रैक्टिस के थ्रू ना आपके अपने आप आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ याद हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है आप प्रैक्टिस करो, आपको खुद लर्न हो जाएगा। आप प्रेशराइज मत हो जाओ इस चीज़ को लेके कि मुझे तो अलग से लर्न करना पड़ेगा ये वो। जहाँ तक आपको लर्न हो रहा है आप लर्न करो, बाकी आप क्वेश्चंस पे छोड़ दो। और अब आते हैं जनरल अवेयरनेस, जो बहुत लोगों को बहुत बोरिंग लगता है, सेम। बहुत सारे लोगों को, और बोरिंग सब्जेक्ट और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पढ़ना। तो आपने उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया? वो यू रीडिंग न्यूज़पेपर्स या फिर आप कुछ वीकली मैगजीन्स अप्लाई करते? मोस्टली एस्पिरेंट यही करता है कि जनरल अवेयरनेस को ना इग्नोर कर देते हैं कि लास्ट में देख लेंगे, इसको 6th मंथ कर लेंगे या 5 मंथ कर लेंगे। बट जब लास्ट में ना वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन के आ जाता है एस्पिरेंट्स के सामने कि तुम नहीं देख सकते मुझे। तो उसके लिए ना आपको फर्स्ट डे से प्रिपेयर रहना है, फर्स्ट डे से उसको सीरियसली लेना है। आपको वीडियो सोर्स फॉलो कर लो या PDF सोर्स फॉलो कर लो, बट आपको उसको सिंसियरली करना है और वीकली रिवाइज करना है, मंथली भी करना है। और विद मोक आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आप अगर कोई गलत भी अटैम्प्ट कर रहे हो ना, क्योंकि आपको क्या होता है एग्जाम्स में ना आपको 2 ऑप्शंस में हमेशा कन्फ्यूजन रह जाता है कि ये पढ़ा था या ये था, तो वो आपको मोक हेल्प करेगा। वो आपको सही, और फिर से मैं बोलूँगी गैस वर्क बिल्कुल नहीं करना है। जो आपको अच्छे से पता है ना सिर्फ उसी को ही आंसर करना है। परफेक्ट आंसर पे ही हाँ, आपको टिक करना है। करता है और आपको गेस वर्क बिल्कुल नहीं गैस करना, वर्क that has बिल्कुल never नहीं helped. करना है। हाँ जी। और आपका रिवीजन अगर नहीं हो पा रहा है, अब तो इतने ऑप्शंस हो गए हैं, एजुकेटर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो जो आपको वीकली और मंथली रिवाइज करा रहे हैं या फिर जो आपको पर क्वेश्चन पे दूसरे न्यूज़ भी रिलेट कर रहे हैं ना, आप उन टीचर्स को फॉलो कर लो। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप, क्योंकि आपके पास अब बहुत ऑप्शन है, अब आप बहाना नहीं बना सकते। एब्सोल्युटली, वो ऑप्शंस तो बहुत है, सच जो कंटेंट भी बहुत है सब बच्चों के लिए। पर तो पेशेंटली पहले आप देख लो किस किस को फॉलो करना है, अपने फ्रेंड से या जो सेलेक्ट हो गए हैं उनको थोड़ा एनालाइज करके आप सबको ट्राई करो। 1 दिन 2 दिन जिसका आपको समझ में आ रहा है आप उसको कंटिन्यू करो, बट फिर उनको कंटिन्यू ही करना है सिंसियरली। सिंसियर। आपने 3 मेंस दिए, सो उसके साथ आपने क्या क्या गलतियां की हैं वो प्लीज एस्पिरेंट्स को प्लीज बताइए कि ये गलतियां तो मत करना। जैसे कि आपने बताया कि गेस वर्क बिल्कुल मत हाँ। करना, ऐसी और गलतियां होंगी विद योर एक्सपीरियंसेस। सो फेलियर्स आल्सो टेल यू अ लॉट अबाउट योर सक्सेस, और लॉर्ड, राइट? तो उसमें आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है जो आप बोलोगे कि प्लीज टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स? जैसे मैंने बताया था कि मेरा पज़ल काफ़ी अच्छा है और मैं इसमें कॉन्फिडेंट भी थी कि पज़ल तो मैं कर लूँगी। तो जब मेरा फर्स्ट मेंस था तो मैंने डायरेक्ट 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जो कि पज़ल था। कि वो लालच आता था ना आपको कि आप पज़ल बना लोगे फिर सीधा आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, और उसमें ही मैं इतना स्टक हो गई थी उस टाइम पे कि मेरा पूरा पेपर बिगड़ गया था। मेरी रीजनिंग में बस 7 मार्क्स आए थे उस टाइम पे मेंस में। तो फिर मतलब मुझे इतना डीमोटिवेटेड लगा कि मतलब अगर आप घर पे उतना अच्छे हैं ना तो ज़रूरी नहीं है वो आपका एग्ज़ाम में भी काम करेगा। तो गो फॉर ईजी वन फर्स्ट, पहले आप ईजी वन कर लो। जैसे आपका सेक्शन आया, रीजनिंग आया, किसी का भी आ गया, तो पहले जैसे आप गो थ्रू हो रहे हो आप मार्क फॉर रिव्यू कर लो। जो आपको लगता है कि आप बना सकते हो लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, उसको आप मार्क फॉर रिव्यू करो और पहले आप इजी कर लो। क्योंकि क्या होता है ना, आपका माइंड ऐसे काम करता है कि साइड में आपको ग्रीन सिग्नल दिख रहा है, तो जितना वो ग्रीन होता जाता है आपका प्रेशर उतना कम होता जाता है। तो पहले आप वो ग्रीन मार्क कर लो थोड़ा, फिर उसके बाद आप टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन पे जाओ। तो ये मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की थी फिर इस बार मेंस में। और वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, परफेक्ट, ये थी हमारी मेंस की बारी। और अब आता है ऑफ कोर्स इंटरव्यू। तो उसके लिए तो प्रिपरेशन बहुत 360 डिग्री होती है, आपको कभी आइडिया ही नहीं होता कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। तो उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, एंड व्हाट वाज, बिकॉज़ दिस वाज योर फर्स्ट इंटरव्यू, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ द इंटरव्यू? सो आई हैव गिवन 5 इंटरव्यूज। 5 इंटरव्यू। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी देन उस टाइम पे मैंने दिया था IDBI असिस्टेंट मैनेजर, और फिर मैंने RRB का 2 टाइम दिया है, एक 2022 में और एक इसी साल। बट RRB का मेरा क्लियर नहीं हुआ, फाइनल में मेरा नहीं हो पाया 2 बार इंटरव्यू होने के बाद भी। तो फिर उसके बाद ना आपको एक सेल्फ डाउट आता है कि मतलब RRB का क्लियर नहीं हो पा रहा तो SBI का कैसे करोगे, IBPS का कैसे करोगे।
बट आपको ऐसे नहीं सोचना है कि आपको ईज़ी वन नहीं मिला तो आपको हार्ड वन भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं सोचना है ऐसे। क्योंकि मिला है आप। राइट। एब्सोल्युटली। तो फिर उसके बाद उसके एक्सपीरियंस पर मुझे बहुत काम आया। जो गलतियाँ मैंने उन इंटरव्यूज़ में की है वो मैंने एसबीआई और आईबीपीएस के टाइम पे नहीं की है। और फिर थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाता है, आप मोटिवेटेड हो जाते हो कि 3 तो दे ही चुके हो। और फिर नहीं भी आ रहा होता तो स्माइल करके सॉरी सर वो थोड़ा आपको काम आता है। स्माइल इज अ कॉमन डिनोमिनेटर, बट स्माइल बहुत स्माइल तो बहुत बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। क्योंकि अगर आपको पैनिक वो क्योंकि बैंकिंग क्या है, आपको प्रेशराइज थोड़ा काम करना पड़ेगा और आपको काम करना ही पड़ेगा, तो उसमें स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्माइल लूज़ करो तो आप प्रेशर ले रहे हो, आप पैनिक ले रहे हो, फिर आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे ना इंडस्ट्री में। सच। तो इसलिए स्माइल ज़रूरी होती है। और फिर ये भी था, और इंटरव्यू में क्या काम आता है, आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। जितनी भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना, आपको खुद ही से ही अपने आप के ही क्वेश्चंस आपको ढूंढ के लिख लेने हैं एक पेपर में, और फिर उनका आंसर कलेक्ट करना है। कि आपकी स्टडीज़ और अपनी स्टडीज़ के बारे में बेसिक आपकी सिटी का बैकग्राउंड, आपका स्टेट का बैकग्राउंड, आपकी फैमिली का भी वो कभी भी पूछ लेता है, फादर के पैशन के लिए या प्रोफेशनल जो भी है उनका। तो फिर वो पूछ लेंगे उससे, तो मतलब आपको अपना पता होना चाहिए। पूरा बात। हाँ, पूरा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। जी। एंड सेकंड, आपको बैंकिंग स्टैटिक अवेयरनेस का काफ़ी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको उसकी नॉलेज तो होनी ही चाहिए। और तो इसका तो आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए, मतलब डीप में। क्योंकि वो क्या करते हैं ना, पहले आपको एक टाइटल देंगे, आप उसका मान लो आप रफली पढ़ के चले गए उसको कि इतना थोड़ा ना डीप में पूछेंगे, उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन करनी है डीप में, तो वो समझ आता है आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है। और प्रिपरेशन अगर आपकी अच्छी है तो उससे आपको क्या होता है ना, आप कॉन्फिडेंट रहते हो एब्सोल्युटली। कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होता है ना, तो आपको बट ये रहता है मैंने अपनी साइड से 100% किया है, तो वो आपके फेस पे दिखता है कि आप कॉन्फिडेंट हो। तो ये मतलब आपको प्रिपेयर अपनी तरफ से पूरा 100% देना है। एक अपना सेल्फ अवेयरनेस जो भी आप बोलोगे, और दूसरा आपको स्टैटिक अवेयरनेस अच्छे से आना चाहिए। और थर्ड, जैसे मेरा IBPS PU इंटरव्यू था तो वो मेरा पूरा पर्सनैलिटी बेस्ड था। उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं था स्टैटिक अवेयरनेस से ज़्यादा। उन्होंने यही पूछा कि आप रूरल में कैसे कॉप अप करोगे, कोई अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो ये भी क्वेश्चंस आपको थोड़ा माइंड में रखने चाहिए। आपका क्या आंसर था उस उस पे यही था कि सर मैं पोलाइटली ही उस पर रिवर्ट बैक करूँगी, और जो क्यों गुस्सा आ रहा है उनको, वो कौन सी क्वेरी लेके आए हैं, तो उसको पहले सुनना चाहूँगी। और अगर तब उसके बाद भी अगर वो मिसबिहेव करे तो अपने सीनियर से कंसल्ट करूँगी कि कैसे हैंडल करना है। आंसर? सो थैंक यू। हैप्पी। तो ये आपका पूरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, बट आई एम श्योर वो एक नर्वसनेस रहती है। आपने बोला 5 इंटरव्यूज दिए हैं, हाँ। तो वो नर्वसनेस रहती है। तो इनिशियल जो इंटरव्यूज थे उसको एक्सपीरियंस करते करते ये फाइनल इंटरव्यू आपको बहुत रिफाइंड रहा होगा। एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस उसमें ये, क्योंकि आपको ना एक बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपने अपना 100% दे दिया, आपने सब कुछ तैयार कर लिया जितना भी पूछा जाता है, या फिर आपने जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आपने सब प्रिपेयर कर लिया। बट आप सामने वाले को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना वो कौन सा क्वेश्चन आपको पुट कर ले। तो आपको थोड़ा माइंड में ये भी आप प्रिपेयर होके जाओ कि कोई ना कोई तो चीज़ होगी जो मुझे नहीं पता होगी, तो उसमें मुझे पैनिक नहीं करना है। नॉर्मली बोल दो, क्योंकि हम सब इंसान ही हैं, सब कुछ तो आप नहीं जान सकते हो ना। तो आप सिंपल स्माइल करो और बोलो सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर बट आई विल रीड इट। आपकी इस 3 ईयर जर्नी में, 3 अटेम्प्ट जर्नी में आपके मेजर चैलेंजेस क्या थे? एक तो डीमोटिवेशन थोड़ा हो जाता है जब आपके रिजल्ट आते हैं, मतलब आपका एक भी मेंस क्लियर नहीं हुआ है, प्री लेकिन सारे क्लियर हो गए हैं, तो आपको बहुत डीमोटिवेशन फील होता है। लेकिन आपको डीमोटिवेशन ना सिर्फ एक दिन के लिए फील होना चाहिए। आप उसके बाद ये नहीं कि आप अपना पूरा शेड्यूल ख़राब कर रहे हो, अपना टाइम टेबल ख़राब कर रहे हो कि मेरा तो पढ़ाई का मन ही नहीं कर रहा है। आप डिमोटिवेट हो जाओ, एक दिन के लिए हो जाओ और ब्रेक ले लो, एक दिन का ब्रेक ले लो, बट नेक्स्ट मॉर्निंग आपको फिर से स्टार्ट करना है। ये आपको अपने अंदर से ही होना चाहिए कि नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं, रिजल्ट ख़राब आए हैं तो हो जाएगा, वापस से हो जाएगा। और जब आपका इंटरव्यू होता है उसके बाद आपका फाइनल में नहीं होता ना, तो वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करता है। हार्ट ब्रेकिंग। हाँ, वो फेज़ तो थोड़ा था लाइफ का जब मुझे बहुत डाउन फील होने लग गया था कि आरआरबी का इंटरव्यू मुझसे क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब कि मैं आगे कैसे मैं कंटिन्यू करूँ। फिर वही आपके फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, फैमिली आपको सपोर्ट करती है, तो आप फिर उसको टैकल कर लेते हैं सिचुएशन। तो सराउंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी लाइफ में। एब्सोल्युटली, आपने बहुत सही बात बोली है और आपने इतनी मेहनत करी है, इस वजह से आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े भी हुए हैं। क्योंकि इनिशियली आपने बताया आपने जॉब करी, उसके बाद वो जॉब छोड़ के आपने ये डिसाइड किया, तो इट्स नॉट अ वेरी इजी डिसीजन।
you have to have a lot of courage to take that decision. तो आपकी मेहनत की वजह से आपके माँ बाप को भी आप पे भरोसा हुआ. So मेहनत is very important. Parents will always stand by you. तो ये तो आपका पूरा जर्नी था of cracking this exam. Congratulations. थैंक यू. अब हम एक छोटा सा गेम खेलना चाहते हैं आपके साथ. That is a rapid fire. Are you ready for that? यस मैम. Perfect. Let's go. If you had a chance to change your name, what would your new name be? Surely, क्योंकि I love my name and Love. short, sweet, simple. That is so sweet. If you could know the absolute and total truth to one question, what that question would be? Are ghost real? Are ghosts real? Nice. What's the most interesting thing that you have read or seen this year? A female candidate वो जो जॉब कर रही है आरबीआई ग्रेड में और रिसेंटली उन्होंने क्रैक किया है आईएएस. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा था मुझे कि आरबीआई ग्रेड भी अपने आप में बहुत बड़ी जॉब है और फिर उसके साथ उन्होंने आईएएस भी क्रैक कर लिया. दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. What is the most important object you own? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट माइंड. Mind. Nice. What job would you be absolutely horrible at? टेलिंग जोक्स. जब भी मैं जोक सुनाती हूँ तो सुनाते सुनाते मैं खुद इतना हंसती हूँ कि सामने वाले को इतनी हंसी भी नहीं आती है एंड में. What movie has everyone else seen but you haven't? मैंने नहीं. पठान. What is your dream job and what makes it so amazing? ड्रीम जॉब. ड्रीम जॉब तो भी अचीव हो गई. Video. If you had the world's attention for 30 seconds, what would you say? World attention for 30 seconds. Never pressurize your children. Never. Never. Beautiful. If you had to work but didn't need the money, what would you choose to do? Social work. Social. Would you leave your hometown forever or stay in your hometown forever? Stay in hometown forever. Is there an app that you hate but use anyway? Not app but feature. Reels. What is the stupidest thing you have done on your own free will? बहुत सारी. जैसे? Being in a toxic relation. Absolutely. What's something you've tried that you will never ever try? If you could change one thing about your upbringing, what would that be? More confident. More con. When things break, do you prefer to fix them or replace them? Fix them. Fix them. What are you most looking forward to in the next 10 years? A reputed position. What is something you learned this year? Never give up. Wow. Very beautifully said. Thank you. If you could learn any language fluently, what would it be? French. French. What is that one food item you can never give up on? बहुत सारे. Okay. So this was your rapid fire and you were really rapid. Thank you so much. Thank you. This is for you, Mel. Thank you. Thank you. Thank you for being so rapid. So अब हम आगे बढ़ेंगे. We want you to tag a topper. And जैसे आप आए हैं यहाँ पर हम चाहते हैं हमें और लोगों की जर्नी पता लगे और हम और ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकें. So Actually, I have 3 names. 3 names. Lovely. Go for it, ma'am. Himani, SBI topper, and she is currently working in UBI, Union Bank of India. And next is Anshu Kapil. She is also selected as SBI PU. And the next is Ritik Modi. He is selected as IBPS clerk. Well, thank you so much. And जाते जाते हम चाहते हैं आप कोई एस्पिरेंट्स को मैसेज देना चाहें तो प्लीज गो अहेड नाउ. नेवर गिव अप. नेवर गिव अप. जब भी आपको लगे कि ये आपका लास्ट ट्राई है और इसके बाद आपसे नहीं हो पा रहा है तो आपको बस एक बार और ट्राई करना है. ब्यूटिफुली सेड. ब्यूटिफुली सेड. बहुत अच्छा था क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी जर्नी से हम समझ सकते हैं नेवर गिव अप बिकॉज यू विल गेट इट. एक शिद्दत से एक प्यार से एक मोहब्बत से कोई चीज़ आप चाहें तो वो ज़रूर मिलती है और मेहनत जो कि आपने बहुत करी है. थैंक यू सो मच. I hope you all enjoyed this interview because it had a lot to say about how to never ever give up. And this is very important. And if you did like the video, please like, share and subscribe to our channel so that we all can crack it together.